गुड मॉर्निंग क्लास। हम आपका हिस्ट्री का चैप्टर 2 क्लास 12th आगे का पार्ट में आज लेकर आई हूँ। हाफ चैप्टर मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था और जो हाफ चैप्टर आपका बचा हुआ है वो आपका आज मैं कराऊँगी। यहाँ आज आपका इस वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पर पॉइंट आपका डाला है, अशोक ने धर्म का प्रचार किया। ठीक है, यहाँ पर आपका आता है कि धर्म क्या है। ठीक है, उसका प्रचार कर रहा था, प्रमोट कर रहा था अशोक धर्म को, लेकिन धर्म क्या है यहाँ पर वो मैं भी आपको आगे क्वेश्चन आएगा वो आपको बताऊंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि धर्म का प्रचार किया अशोक ने। फर्स्ट पॉइंट है आपका, धर्म के सिद्धांत साधारण थे तथा सार्वभौमिक थे। मीन्स जो आपके धर्म के जो सिद्धांत थे ना बहुत सिंपल थे और सार्वभौमिक थे। मीन्स सब जगह इक्वली मतलब वैल्यू रखते थे। ठीक है, हर जगह पर बहुत ही सिंपल थे, हर कोई इनको अपना सकता था, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी होती थी किसी को। अगर कोई इनको फॉलो करना चाहता है तो धर्म को आपको। सेकंड आपका, धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, ये देखा गया कि जो लोग धर्म को फॉलो करेंगे उनका ये नहीं कि सिर्फ आज का टाइम अच्छा होगा, बल्कि उनका जो आने वाला जो कल है, ठीक है, वो भी उनका काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं धर्म क्या है। यहाँ पर धर्म क्या, आपके बेटा कुछ अच्छी बातें थी जो अशोक ने क्या करा था, उनका प्रचार किया था। वो चाहता था कि उसके जो प्रजा है उसमें नैतिकता फैले, सब लोग अच्छे से रहे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे। ठीक है, इसलिए उसने धर्म का प्रचार करा था। यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट बता दूं कि धर्म से आपका क्या है, धर्म से क्या अभिप्राय है। धर्म एक नियमावली है। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। ठीक है बेटा, ये क्या एक नियमावली है। मीन्स ये आपका एक मैं ये कह दूँ कि एक आपकी बुक थी या फिर इंस्ट्रक्शंस बुक लगा लीजिए आप, जिसमें आपका क्या करा गया था, सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो अशोक द्वारा वो लिखे गए थे। इसका फर्स्ट पॉइंट हमारा, इनमें बड़ों के प्रति आदर। ठीक है, इसमें आपके धर्म में जो आपका इंस्ट्रक्शंस जो लिखे हुए थे आपके, उसमें क्या था, अशोक ने जो लिखवाया था उसमें था सबसे पहले कि इसमें बड़ों के प्रति आदर, कि बड़ों के प्रति आप आदर करो, रिस्पेक्ट करो। ठीक है, कि आपके जो बड़े हैं, एल्डर्स है, ये अच्छी बात है, नैतिकता की बात है, मोरल थिंग्स है आपकी। हम अपनों को सिखाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, फिर वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करिए, उनका आदर करिए, सम्मान करें। फिर सेकंड आपका, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता। फिर सेकंड पॉइंट था उनका, वो कहते थे अशोक कि जो आपके सन्यासी है, जो ब्राह्मण है, उनके प्रति उदारता दिखानी चाहिए आपको। उदारता मीन्स कि आपको थोड़ा अपना दिल बड़ा रखना चाहिए उनके लिए। ठीक है, उनका थोड़ा सम्मान करें आप। थर्ड पॉइंट, सेवक और दासों के साथ उदार व्यवहार। सेम ऐसे आपका हुआ है कि जो आपसे छोटे हैं, जो आपसे कमज़ोर है, जो आपके गुलाम है, ठीक है, जो आपके नौकर है, उनके प्रति आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा उदार व्यवहार रखना चाहिए। ये नहीं है कि आप उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, शोषण करे जा रहे हैं, आप उनको परेशान करे जा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं आप, बल्कि नहीं, ऐसा आपको कुछ नहीं करना, बल्कि उनके प्रति थोड़ा अपना दिल बड़ा करिए, उनकी भी थोड़ी बातें सुनिए, आप उनकी थोड़ी हेल्प करिए, इस टाइप से। फोर्थ पॉइंट है आपका, दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर। कि ये नहीं कि आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आप अपने धर्म का सम्मान करेंगे। इस धर्म में लिखा गया था, नियमावली में लिखा गया था कि आपको दूसरों के धर्मों का भी और परंपराओं का क्या करना है, आदर करना है। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो जो मुस्लिम्स है, जो सिख है, जो ईसाई है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनके जो परंपराएं जो होती है, उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो सेलिब्रेट करते हैं, वो ये नहीं है कि आप उनका मजाक बना रहे हैं या उनको ये काम करने से आप रोक रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, बल्कि उनकी भी आपको इक्वली आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए जैसे आप अपने धर्म को करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद मैं आपका सेकंड क्वेश्चन करा देती हूँ। मैंने आपका धर्म समझाया था क्या है ये। इसमें बेटा आपका ये आपकी थोड़ा बुक में से मैंने मेन पॉइंट जो मुझे लगे थे वो मैंने नोट डाउन करे हैं। आपकी बुक में अगर आप रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी से आपके, तो आपका सेम उसी में से आपकी लाइन से। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। ठीक है, उसके आगे करेंगे। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। अच्छा बेटा, 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में जब आपके इतिहासकार थे, ठीक है, उन्होंने जब लिखना स्टार्ट करा, अब ऑब्वियसली ये लगाइए कि अगर मैं आपको कोई स्टोरी बताती हूँ या फिर अगर मैं आपको कोई बुक पढ़ने के लिए बोलती हूँ, ठीक है, तो मैं अगर आपसे बोलती हूँ आप मुझे इसके बारे में बताइए, तो आप मुझे क्या बताएंगे
इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आपको बतानी ही चाहिए। ठीक है, अगर इस चैप्टर की आप मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इन पॉइंट्स को ज़रूर बताएंगे। सेम ऐसे ही था, इतिहासकारों ने जब देखा कि अगर हम किसी को इतिहास के बारे में बताते हैं तो मौर्य साम्राज्य तो बहुत ही ज़रूरी है, जो लोगों को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम में बहुत अच्छा साम्राज्य था, बहुत समृद्ध साम्राज्य था, तो उसके बारे में तो लोगों को पता ही होना चाहिए। तो उन्होंने इसको बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना था। प्रस्तुत मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। अच्छा बेटा, वहाँ पे आपका मौर्य साम्राज्य में आपकी जो मूर्तियाँ थी ना वो बहुत ही वहाँ की फेमस थी, कि दूर दूर तक ये मतलब मूर्ति को देखकर बता दिया जाता था कि हाँ ये मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करती है आपकी मूर्ति। ये बहुत ही अद्भुत बनाई जाती थी, बहुत अच्छी बनाई जाती थी। ठीक है, उनके लिए आपका फेमस था ये, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि दूर दूर तक उनको पहचाना जाता था कि कहाँ की मूर्ति आई, ये आपकी मौर्य साम्राज्य की है। अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। अच्छा बेटा, जो आपके जो किसकी बात कर रहे हैं, मौर्य साम्राज्य के, इन्होंने जितने भी अभिलेख लिखे थे वो आपके बाकी जो साम्राज्य मतलब बाकी जो आपके शासक थे, बाकी जो आपके राजा थे, उनके अभिलेखों से थोड़े अलग थे, थोड़े डिफरेंट थे आपके। अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक विनीत थे तथा बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे, तथा अशोक ने अपने नाम के साथ कोई उपलब्धि नहीं जोड़ी थी। अच्छा बेटा, अशोक आपके क्या थे, बहुत ही ज़्यादा विनीत थे, मतलब बहुत ही अच्छे दिल के थे, बहुत अच्छे थे आपके वो शासक जो थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, परिश्रमी थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर थे वो। और प्लस वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी भी अपने नाम के आगे कोई उपलब्धि नहीं जोड़ी थी, कोई भी उपलब्धि आपकी नहीं जोड़ी थी। जैसे कि पहले के टाइम में राजा करा करते थे कि अगर मतलब मेनली क्या होता है कि अब हम लोग हैं, ठीक है, हम सबसे ज़्यादा कनेक्ट, या फिर ये बोलिए कि हम सबसे मतलब अपने से बड़ा हम किसको मानते हैं, गॉड को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। उनके अलावा तो हमारे लिए सब इंसान है, सब बराबर है। ठीक है, तो राजा वो पहले क्या करा करते थे, उन्हें पता होता था कि प्रजा के लिए सबसे बड़ा कौन है, भगवान है। अगर मुझे भी थोड़ा बड़ा होना है, मुझे भी अपनी इंपॉर्टेंस उन्हें दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा, अपने आप को भगवान के बराबर करूँगा, तभी ये लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे भगवान की तरह पूजेंगे। तो लोग क्या करते थे, अपने नाम के आगे कुछ ना कुछ उपलब्धि लगा देते भगवान के नाम पे। ठीक है, जैसे कि मैं भगवान का बेटा हूँ, स्वर्ग पुत्र हूँ मैं, इस टाइप से। लेकिन अशोक आपके एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी भी अपने नाम के आगे कोई उपलब्धि नहीं लगाई थी। अच्छा बेटा, अब तक हमने पढ़ा कि धर्म, ठीक है, अशोक ने प्रचार करा था उसका। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि प्रचार उन्होंने कैसे किया था, उन्होंने क्या क्या काम करे थे कि जिससे आपका धर्म का प्रचार हो जाए। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी वर्ग नियुक्त किया जिसे धर्म महात्म्य कहा जाता था। उन्होंने क्या करा बेटा, एक अधिकारी वर्ग अपॉइंट कर दिया। ठीक है, उन लोगों को क्या बोला जाता था, धर्म महात्म्य बोला जाता था। ठीक है, उनको ये ड्यूटी दे दी गई कि आप क्या करोगे, धर्म का प्रचार करोगे आप सब जगह। उसने 13वें शिलालेख में लिखा है कि मैंने सभी धार्मिक मतों के लिए धर्म महात्म्य नियुक्त किए हैं, वे सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों की देखभाल करेंगे। वे अधिकारी अलग अलग जगहों पर आते जाते रहते थे, उनके प्रचार कार्य के लिए वेतन दिया जाता था। तो बेटा उन्होंने क्या करा, अब ये नहीं है कि अब जैसे मान लो आप राजा हो, ठीक है, आपके जो प्रजा है उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, ठीक है, मुस्लिम्स भी है। अगर आपने धर्म का एक महात्म्य चुन लिया, एक ठीक है, एक वर्ग चुन लिया, उसको आपने बोल दिया कि आप सब जाके धर्म का प्रचार करो, और वो हिंदू कास्ट का है, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, तो बाकी जो धर्म के लोग हैं वो उसकी बात सुनेंगे क्या, वो उसको इग्नोर ही करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे उसकी बातों को कि भाई ये तो अपने धर्म का प्रचार करने आ रहा है ये। तो उन्होंने क्या करा, अशोक ने हर धर्म के मतों को ध्यान में रखते हुए हर धर्म से लिए उन्होंने, कि उन्होंने ईसाई धर्म से भी बना दिए कुछ, उन्होंने फिर हिंदू धर्म से भी बना दिए। ठीक है, ताकि वो अपने अपने लोगों में प्रचार कर सके। वो प्रचार करने के लिए क्या करते थे, अलग अलग जगहों पर जाते थे, लोगों से मिलते थे और फिर प्रचार करते थे। अब ऑब्वियसली उन लोगों को अपॉइंट करा गया था, उन लोगों को काम दिया गया था, तो उनको वेतन भी दिया जाता था इस चीज़ का, उनको सैलरी भी मिला करती थी आपकी। उनका काम स्वामी, दास, धनी, गरीब, वृद्ध, युवाओं की सांसारिक और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। ठीक है बेटा, उनके लिए हर एक इंसान, चाहे कोई आपका स्वामी है,
मालिक है, कोई कोई उसका नौकर है आपका, या फिर कोई अमीर है, या फिर कोई गरीब है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, उनके लिए सब इक्वल थे। उनकी सांसारिक और आकस्मिक आवश्यकता है। सांसारिक मीन्स हो गई उनकी जो बेसिक नीड्स हो गई आपकी, ठीक है। आकस्मिक हो गई जो उनकी थोड़ी एक्स्ट्रा नीड्स हो गई आपकी, ठीक है, जो आपकी बेसिक नीड्स से थोड़ी अलग आ जाती है आपकी, उस टाइप की, वो सारी चीज़ों का उनका ध्यान रखते थे। फिर है बेटा आपकी नेक्स्ट हेडिंग दक्षिण के राजा और संसार। इसमें आपका मैंने एक पॉइंट लिखा है, दक्षिण क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में चोल, चेर, पांड्य जैसी सरदारों का उदय हुआ। अब दक्षिण में क्या है बेटा, दक्षिण में जो आपका तमिलनाडु पड़ता है, आंध्र प्रदेश पड़ता है, केरल हो गया आपका, इनमें क्या थे, चोल, चेर, पांड्य जैसे सरदारों का उदय हुआ। ये सारे क्या है आपके नाम है। इन सब सरदारों का क्या हुआ था, आपका उदय हुआ था, वहाँ से ये लोग निकल कर आए थे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सरदार और सरदारी। इस हेडिंग में पढ़ेंगे कि सरदार और सरदारी आपके कैसे होते थे, कौन होते थे। एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है। वंशानुगत क्या होता है मतलब बेटा, वंशानुगत का मतलब है आपका कि जैसे आपका आप हो गए, आपका बेटा हो गया, फिर उसका बेटा हो गया, फिर उसका बेटा हो गया, मतलब वंशानुगत चलता आ रहा है, ठीक है। जैसे राजा का बेटा राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। सेम ऐसी क्या थे, सरदार और सरदारी थी। बुक बहुत ही पावरफुल बंदा होता था, ठीक है, और उसका क्या होता था, पद वंशानुगत होता था, कि उसका पद उसके मरने के बाद उसके बेटे को दिया जाता था, उसके बेटे के मरने के बाद उसके पोते को दिया जाता था। वंशानुगत भी हो सकता है, ठीक है, अलग से भी अपॉइंट किए जा सकते थे वो, लेकिन वंशानुगत भी हो सकते थे। समर्थक खानदान के लोग, उनके जो सपोर्टर्स थे वो कौन होते थे, उनके खानदान के लोग हुआ करते थे। सरदार के कार्य क्या थे बेटा, 3 थे। अनुष्ठान का संचालन, जो भी आपके भंडारे वगैरह होते, ठीक है, खाना पीना जो लोगों को प्रोवाइड कराना होता है, उसका संचालन सब कौन करते थे, सरदार ही किया करते थे। युद्ध के समय नेतृत्व करना, युद्ध के समय जो आपका नेता का नेतृत्व हो गया, वो हो गया आपका। विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता, विवादों का मतलब आप लगा लीजिए कि मान लो 2 राजाओं के बीच में आपका क्या है, लड़ाई हो रही है, तो उनकी लड़ाई को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का काम करते थे, ठीक है, मिडल मैन का काम करते थे। कि जैसे मान लो आप 2 फ्रेंड्स हैं, आप दोनों में लड़ाई हो गई, अब आप दोनों पसंद ही नहीं कर रहे एक दूसरे से बात करना, तो आप में कभी लड़ाई सॉल्व होगी क्या, नहीं हो पाएगी। तभी आपका एक तीसरा फ्रेंड आता है जो आपसे भी बात करता है और वो इससे भी बात करता है, वो आपके बीच में आता है, आपसे बोलता है कि नहीं ऐसा उसने कुछ नहीं करा था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, इसके पास जाके आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताता है और आपके क्या करता है, मध्यस्थता का काम करता है, बीच में आप दोनों की लड़ाई को सुलझा देता है। सेम ऐसे ये लोग क्या करते थे, अपने अधीन लोगों से भेंट लेते थे, जबकि राजा कर लेते थे। राजा क्या करते थे बेटा, कर टैक्स लेते थे वो, लेकिन ये क्या करते थे, सरदार लोग या सरदारी लोग ये क्या करते थे, आपका भेंट लिया करते थे। मीन्स अगर वो लोगों के अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, तो लोग उनको गिफ्ट दिया करते थे, अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण। और वो क्या करते थे, जो उनको भेंट मिलती थी ना, उसको जो उनके समर्थक होते थे उनको क्या कर देते थे, वापस बांट देते थे, उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। कोई स्थायी सेना और अधिकारी नहीं, इनकी कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी, कोई अधिकारी नहीं होते थे। इसके बारे में जानकारी प्राचीन तमिल संग्रम ग्रंथों कविताओं से मिलती है। बेटा इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली हमें, जो तमिल के जो संग्रम जो ग्रंथ लिखे गए हैं ना, कविताएं वगैरह जो लिखी गई है, उनके थ्रू हमें इन लोगों की जानकारी पता चली है। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। और राजस्व बेटा क्या हो गया, आपका रेवेन्यू हो गया आपका। राजा जब प्रजा की देखभाल कर रहा है, ठीक है, तो उसको रिवेन्यू भी तो चाहिएगा, कलेक्शन ऑफ मनी भी तो चाहिएगा उसको। तो कहाँ से जुटाते थे, लंबी दूरी का व्यापार करा करते थे, वहाँ से उनको राजस्व मिलता था। सातवाहन और शक शामिल थे, ये आपके शासकों के नाम है, ये भी इनके अंदर ही आपके आते थे। आपका ये पॉइंट भी बच्चा अच्छा है, दैविक राजा। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो राजा होते थे वो अपने आप को क्या करते थे, भगवान के बराबर दिखाना चाहते थे, ठीक है। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था, ठीक है। उनका मानना ये था कि इंसान सिर्फ अपने से बड़ा भगवान को मानता है, ठीक है, और अगर हमें भी ऊंचा उठना है, ठीक है, लोगों के लिए एक सम्मान हासिल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को देवी देवताओं के बराबर मनवाना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम भी देवी देवताओं के बराबर है, उन्हीं के बराबर है। कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। जो आपके कुषाण के शासक थे ना, उन्होंने इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया
कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। कुषाण इतिहास के बच्चा जो आप हम कुषाण का इतिहास जो हमें पता चला है वो हमें कहाँ से पता चला है? अभिलेखों से और साहित्य से। ऑब्वियस बात है, अगर कहीं का भी हम इतिहास देखते हैं तो उसकी जानकारी में कहाँ से मिलती है? अभिलेखों से पता चलता है और उसका साहित्य से पता चलता है। ठीक है। कुषाण शासकों ने सिक्के और मूर्तियों पर अपना चेहरा बनवा दिया तथा नाम लिखवा दिया। वो लोग क्या करते थे? कुषाण शासक लोगों के बीच में मतलब अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, अपने आप को देवता के बराबर दिखाना चाहते थे। तो उन लोगों ने क्या करा? अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनवाना स्टार्ट कर दिया। अपने जो सिक्के उन्होंने चलाए हुए थे राज्य में, उसमें क्या करा? अपनी या तो तस्वीर बनवा देते थे या फिर अपना नाम वगैरह लिखवा देते थे सिक्कों में। माट के देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ लगाई गई थी। जी बेटा, उत्तर प्रदेश में आपका एक माट एक आपकी जगह है। ठीक है, देवी स्थान है। देवी स्थान मतलब आपकी जैसे वैष्णो देवी हो गया, एक पवित्र स्थान हो गया आपका। ठीक है, एक धार्मिक स्थान हो गया आपका। सेम ऐसे उत्तर प्रदेश में आपका एक माट एक जगह है, वो भी आपका एक पवित्र जगह थी। कुषाण शासकों ने वहाँ पर क्या करा? अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगवा दी। जैसे भगवान जी की मूर्ति लगी होती है ना मंदिरों में, सेम उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगवा दी कि हम भी जो आपके देवता है, आपके भगवान, उनसे हम कम नहीं है। सेम ऐसे बेटा आपके एग्जाम्पल्स अफ़गानिस्तान में भी मिले हैं। अगर आप बुक की रीडिंग करेंगे तो आपका ये पॉइंट उसमें है कि अफ़गानिस्तान में भी ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिली है। कुषाण स्वयं को देव तुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, मतलब देवता से तुलना करना चाहते थे कि हम देवता के एक तरीके से हम बराबर ही हैं। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। कुछ शासकों ने तो अपने आगे क्या कर दिया था? देवपुत्र लगा दिया था कि हम देवता के पुत्र हैं। वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए थे होंगे जो शिवा को स्वर्गपुत्र कहते थे। अच्छा बेटा, जो आपके चीनी जो शासक थे ना, जो चीन के थे आपके, वो लोग भी क्या करते थे? अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए भगवान को बराबर अपने आप को दिखाते थे। तो उन्होंने अपने आगे उपलब्धि क्या लगाई थी? स्वर्गपुत्र। ये लोग स्वर्ग के पुत्र है। सेम इन चीनी लोगों को देखकर, चीनी शासकों को देखकर जो हमारे इंडियन जो शासक थे, ठीक है, उन्होंने भी क्या करा? अपने नाम के आगे देवपुत्र वगैरह इस टाइप की उपलब्धि लगानी स्टार्ट कर दी। ये बेटा आपके थोड़े मैंने शॉर्ट पॉइंट में करके लिखवाया था। आपका क्या मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण है? पीछे मैं आपका करवा चुकी हूँ। 19वीं शताब्दी में ये था। आपका इतिहासकारों ने सबसे पहले मौर्य साम्राज्य को देखा था कि जिसके बारे में हमें लिखना चाहिए। इस समय हम किसके? ब्रिटिशर्स के गुलाम थे हम। वहाँ पर अद्भुत कला का साक्ष्य मिले हैं काफ़ी सारे, जैसे मूर्तियाँ मिली है, ठीक है, अभिलेख मिले हैं। अशोक का एक महान शासक है इस टाइप। और एक कब तक चला था बेटा आपका? मौर्य शासन सिर्फ 150 सालों तक चला था, जो अच्छे से चला था। उसके बाद के ज़्यादा पता नहीं चला था या बंद हो गया था, ख़त्म हो गया था या नहीं चल पाया था अच्छे से। 150 वर्ष कैसे हो गए कि आपके सब चाणक्य हो गए, चाणक्य तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो गया। उसके बाद उनके बेटे हुए बिंदुसार, उनका शासक हुआ। फिर उसके बाद उनके बेटे हुए अशोक का शासन चला वहाँ पर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 150 साल तक तो अच्छे तक काफ़ी चला था ये आपका। नेक्स्ट हेडिंग आपकी 34 सदी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य आ गया। अब आपका मौर्य साम्राज्य के बाद किसकी बात होती है? गुप्त साम्राज्य की बात होती है। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य और अभिलेखों से पता चलता है। अगर हम बेटा ये तो आप माइंड में डाल लीजिए, अगर हम किसी के भी इतिहास के बारे में लिखते हैं, कुषाण शासकों के बारे में अगर हम लिखते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखते हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखते हैं, कि हमें उनका इतिहास कैसे पता चला, तो दो चीज़ों से पता चलता है, साहित्य से और अभिलेखों से। ठीक है, ये पॉइंट आपकी सब जगह से डल सकते हैं कि गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य और अभिलेखों से पता चलता है। गुप्त शासन काल सिक्कों के लिए फेमस था। उस टाइम में सिक्के वहाँ पर बड़े फेमस थे, मतलब गुप्त आपका काल मोस्टली सिक्कों की वजह से फेमस था। इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता था। स्वर्ण मीन्स क्या होता है? सोना। ये स्वर्ण युग भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि बेटा गुप्त काल में ना आपके सोने के सिक्के चलाए जाते थे। ठीक है, इसलिए इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना। ये बेटा प्रयाग प्रशस्ति क्या है? आपका एक लेख है। ठीक है, प्रयाग का मतलब क्या होता है बेटा? आपका देवताओं का स्थान, जो इलाहाबाद में है आज के टाइम में। ठीक है, पहले इलाहाबाद को प्रयाग बोला जाता था क्योंकि वहाँ पे देवताओं का स्थान है। वहाँ पे काफ़ी सारी आपकी पवित्र नदियाँ हैं वहाँ पर, इसलिए इसको देवताओं का स्थान बोला जाता था। अब प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा गया। किसने लिखा बेटा? हरिशेन ने लिखा था, संस्कृत में लिखा था।
हरिसेन आपके कौन थे? समुद्रगुप्त के एक राजकवि थे। जो समुद्रगुप्त थे ना आपके बेटा, ये का आपके काफ़ी अच्छे राजा थे। इन्होंने आज मतलब अपने टाइम में इन्होंने कभी भी कोई भी लड़ाई इन्होंने नहीं हारी थी। ये कविता वगैरह का बहुत मतलब बहुत रुचि रखते थे कविता वगैरह में। तो इनके एक दरबार में एक राजकवि थे जो उनको कविताएं वगैरह सुनाया करते थे। उन्होंने वो कौन थे? आपके हरिसेन थे। हरिसेन ने लिखी थी संस्कृत में आपके प्रयाग प्रशस्ति लेख। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लेख में आपका ये गुप्त साम्राज्य, गुप्त शासकों के बारे में पता चलता है। ये जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, समुद्रगुप्त एक महान शासक थे जो कभी भी लड़ाई नहीं हारे थे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, जनता के बीच राजा की छवि कैसी थी? अब ये तो हमें पता है, जैसे आपका कि राजाओं के बारे में अभिलेख लिखे जाते थे। ठीक है, लोग जो राजा के आसपास होते थे वो अभिलेख लिखते थे, राजा को जो अच्छे से जानते थे। लेकिन कभी भी किसी भी अभिलेख में जो जनता था ना, जनता थी जो उस टाइम में, प्रजा थी जो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कभी लिखा ही नहीं गया। अगर कोई जनता अगर लिखना चाहती थी, कोई प्रजा लिखना चाहती थी कि हम कुछ अपने अभिलेख लिखे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है राजा को लेकर, ठीक है, राजा को उनके जो लोग हैं उनके बारे में अच्छा लिख रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अपने राजा को लेकर, वो कोई भी नहीं लिख पाते थे। अगर वो लिखना चाहते थे, अगर वो लिखते तो राजा की उसमें कुछ ना कुछ वो गलतियाँ बताते हैं वो, ठीक है, अपराध बताते, जिसकी वजह से क्या होता, उन लोगों को पनिशमेंट मिल जाती राजा की तरफ से। तो उन लोगों को बड़ा डर था, तो वो क्या करते थे, नहीं लिखते थे। तो इसका साक्ष्य ज़्यादा नहीं है किसके, कि जनता के बीच में राजा की छवि कैसी थी, इसके साक्ष्य ज़्यादा नहीं मिले हैं। जहाँ तक कथाओं से इतिहासकारों ने पता लगाने का प्रयास किया था। जहाँ तक कथाएं बेटा आपकी क्या थी, मौखिक सुनाई जाती थी, कि जैसे आपका मान लो अंग्रेज़ों का टाइम था, ठीक है, वहाँ पे कैसे कैसे लड़ाई हुई, ये वो है। तो इसके क्या हो जाता है, जहाँ तक कथाएं द्वारा पता चलता है कि आपके दादाजी ने मान लो वो देखिए, ठीक है, सारा किस टाइम पे कैसे हुआ था, अंग्रेज़ों का राज कैसे था। फिर आपके दादाजी ने आपके बेटे को बताई, आपके मतलब आपके पापा को बताई, आपके पापा ने आपको बताई, आप अपने बच्चे को बताओगे। तो क्या कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या कर रहे हैं, जनरेशन के थ्रू ये स्टोरी पहुँचती जा रही है। सेम ऐसे क्या था, जो हमें जनता के बीच राजा की जो छवि पता चली है, नहीं स्टोरी के थ्रू पता चली है। कि मान लो कोई प्रजा में आदमी कोई होगा, उसने अपने बच्चे को कथा सुनाई कि बताया पहले ऐसे ऐसे जो राजा था वो ऐसे ऐसे करता था, ऐसे ऐसे करता था। उसने फिर अपने बेटे को सुनाई, उसने फिर अपने बेटे को सुनाई। तो उसके थ्रू उन लोगों से सुनकर उन लोगों ने क्या करा, जो आपके इतिहास लिखने वाले थे उन्होंने पाली भाषा में उनका एक अभिलेख लिख दिया था, तंद तिंदु जातक कहानी। जातक कहानी में गंध तिंदु आपके एक राजा थे, ठीक है, जिसकी जातक कहानी चलती थी, मतलब मौखिक कहानियाँ सुनाई जाती थी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। तो फिर उसको सुनकर एक इतिहासकार ने पाली भाषा में उसका अभिलेख लिख दिया था कि ऐसे ऐसे प्रजा के दुख के बारे में बताया गया। उस आपके अभिलेख में प्रजा के दुख के बारे में बताया गया। क्यों? क्योंकि प्रजा का आपका क्या था, पॉइंट ऑफ व्यू था ये, कि प्रजा कैसा फील कर रही थी उस टाइम में। प्रजा इस राजा को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, उन्हें नहीं पसंद आ रहा था अपना राजा। क्यों? क्योंकि राजा के जो मंत्री वगैरह थे, उनके जो सेवक थे, वो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा कर टैक्स मतलब टैक्स हो गया, बहुत ज़्यादा कर हो गया, बहुत ज़्यादा वसूलते थे वो। रात को उनको चोरी वगैरह का डर रहता था कि डाकू वगैरह आ जाएंगे, उनके राजा की तरफ से उनको कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया ही नहीं जा रहा था। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आपके इस कहानी जो आपके मतलब अभिलेख लिखा, उसमें लोगों के दुख के बारे में बताया गया था। उपज बढ़ाने के तरीके बेटा आपका, ओबियसली अगर आप उपज बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे, हल का प्रयोग करोगे। इसमें बेटा आपका क्या करा गया था, जैसे आपका जो हल हो गया, मतलब जैसे भी आपका किस टाइप का हल होता है, ऐसे ऐसे होता है ना कुछ, है ना, मिट्टी में ऐसे दबा होता है ये। तो उन्होंने क्या करा था, आगे की साइड का लोहे का फाल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था कि जब इसको ज़मीन में दबाया जाएगा तो वो अच्छे से ज़मीन को अच्छे से निकाल सके नीचे से। तो ये कब हुआ था बेटा आपका, 6th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था लोहे की फाल यूज़ करना हल में। लेकिन पंजाब और राजस्थान में ये कब हुआ, 20th सेंचुरी में हुआ। मतलब ये तो 6th सेंचुरी में हो गया था यहाँ पर, और यहाँ इन जगहों पर क्या हो गया था, 20वीं सेंचुरी में हुआ ना, स्टार्ट हुआ था। पर्वतीय इलाकों में कुदाल वगैरह का यूज़ करा था। कुदाल आपके क्या हो गए, फावड़े वगैरह हो गए, ठीक है, मिट्टी, क्योंकि बच्चा आपके जो पर्वतीय जो इलाके होंगे ना, वहाँ अगर आप मिट्टी में देखोगे ना, बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह निकल कर आते हैं, बहुत ज़्यादा पथरीली होती है वहाँ की मिट्टी। तो वहाँ पर क्या यूज़ करते थे वो लोग, कुदाल का यूज़ करते थे उसको सही से मिट्टी को खोदने के लिए। कुएँ, तालाबों, नहरों से सिंचाई की जाती थी, ठीक है। ये आपका सिंचाई का बस ये ही आपके मतलब
साधन थे आपके। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपके ग्रामीण समाज में विभिन्नता है। जो आपकी ग्रामीण समाज था मतलब उनमें विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है, सब जगह सेम तो नहीं होगा। उपज बढ़ाने का लाभ सबको नहीं मिला, ठीक है, उपज बढ़ाने का लाभ बेटा सबको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हर जगह की आपकी मिट्टी सेम थोड़ी ना होती है। आपका जो वातावरण होता है, जलवायु होगी, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, सबकी मिट्टी डिफरेंट होती है, ठीक है, इसलिए सबको लाभ नहीं मिला था। भूमिहीन किसान भी थे वहाँ पर बेटा आपके, क्या थे, भूमिहीन किसान भी थे। कुछ ऐसे किसान मतलब जिनके पास भूमि नहीं थी, वो बस वो क्या करते थे, बड़े किसानों के लिए वो काम करा करते थे खेत में। अब चाहे उपज ज़्यादा हो चाहे कम हो, उनको तो एक फिक्स अमाउंट ही मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए उन लोगों को नहीं फ़ायदा हुआ था। बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, ठीक है। आपकी ग्रामीण समाज में विभिन्नता की बात करके बहुत ज़्यादा अलग अलग वर्ग थे वहाँ पर। बड़े जमींदार थे, भूमिहीन किसान भी थे आपके, ठीक है। उपज बढ़ाने का लाभ सबको नहीं मिला था। बड़े जमींदार ग्राम का प्रधान ताकतवर लोग होते थे। जमींदार आपके कौन होंगे बेटा? ग्राम के प्रधान वगैरह ये सब होते थे। जबकि छोटे किसान कमज़ोर वर्ग होता था। प्रधान का पद अक्सर वंशानुगत होता था। प्रधान वही आपका बेटा वंशानुगत होता था, वो राज कर रहा है, फिर उसका बेटा राज करेगा, फिर उसका पोता राज करेगा, इस टाइप से आपका। भूमिदार नए सम्राट ग्रामीण, ये आपकी बेटा बुक की एज इट इज हेडिंग है आपकी। भूमिदान प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, इसके साक्ष्य अभिलेखों से मिले हैं, ठीक है। भूमिदान बेटा क्या होगा, जैसे आपने पहले अगर आप पुराने मूवी वगैरह देखे, राजा महाराजा जिसमें होते थे, वो लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे भूमि का दान देने में, ठीक है, कि ऋषियों को दान दे दिया जाता था भूमि वगैरह। तो बेटा अभिलेख जो मिले हैं वो आपके किस किस पे लिखे जाते थे? कुछ अभिलेख आपके पत्थरों पर लिखे गए, कुछ आपके ताम्रपत्र पर लिखे गए आपके अभिलेख। जो भूमिदान लेते थे उन्हें प्रमाण के रूप में दिया जाता। भूमिदान, अच्छा बेटा जो आपके अभिलेख था ना, मतलब पत्थर या फिर ताम पर, अब जैसे मेरी भूमि है, ठीक है, मैंने किसी को दान करी, अब क्या प्रूफ है कि मैंने इसको दान दिया है, ठीक है। मैं आज तो बोल रही हूँ अपने मुँह से कि मैंने दान दिया, मेरे जाने के बाद मैं आगे ना आ रहा हूँ तो क्या प्रूफ होगा उनके पास कि वो ज़मीन मैंने दान दे दी थी उनको? तो उनको क्या दिया जाता था? एक प्रूफ दिया जाता था, ठीक है, उनको एक प्रमाण दिया जाता था, जिससे ये फिक्स हो जाता था कि हाँ जो ये भूमि है ये इस राजा ने या इस आदमी ने मुझे दान में दी है। भूमिदान आपका धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था और ब्राह्मणों को दिया जाता था। धार्मिक संस्था मीन्स हो गया बेटा जैसे मंदिरों को दे दिया, ठीक है, मंदिरों को दे दी कि मंदिर बनवाने के लिए, और आपके ब्राह्मणों को दे दी। अधिकतर अभिलेख संस्कृत में थे, ठीक है, इनके बारे में जो भी अभिलेख थे आपके संस्कृत में लिखे गए थे। कुछ तमिल और तेलुगु में भी थे आपके। ये वीडियो तो बड़ी ही बड़ी होती जा रही है, चलो बेटा जल्दी जल्दी कंप्लीट करा देती हूँ ताकि आपको भी ईजी रहे। पर ये है चैप्टर आपका आज ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इसी वीडियो में। नगर और आपका व्यापार। छठी सदी ईस्वी पूर्व में नए नगर का विकास हुआ, ठीक है। आपके 6th सेंचुरी जो थी ना, उसमें नए नए नगरों का आपका विकास होना स्टार्ट हो गया था। अधिकतर नगर आपके महाजनपदों की राजधानी थी। मोस्टली जो आपके नगर थे वो किसके थे? महाजनपद जो थे ना आपके, उनकी राजधानी हुआ करती थी। यह नगर संचार के मार्गों के नज़दीक बसते थे। संचार के मार्ग मतलब हो गया बेटा आपका कम्युनिकेशन जहाँ पर अच्छी होती थी, मतलब चाहे तो किसी नदी के पास बसे हुए हो ताकि वो इजीली पानी के थ्रू कहीं पर जा सके, या फिर सड़कों के पास बसे हुए हो ताकि इनको आई जाए में कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ऐसी जगह बसे होते थे नगर आपके जहाँ पे संचार के मार्ग उनके, कि अगर उनको किसी से कम्युनिकेशन करनी है, कुछ ट्रेड करना है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ईजिली जा सके वो। ये पाटलिपुत्र जो आपका था जगह का नाम है, नदी के मार्ग के किनारे बसा हुआ था। उज्जैनी आपका भूतल मार्ग के, ये क्या है आपके, ये बच्चा महाजनपद है। उज्जैनी भूतल मार्गों के, यहाँ पे पाटलिपुत्र में क्या थे आपके, नदी के किनारे बचा था, तो नदी के थ्रू चले जाते थे वो जहाँ भी उनको जाना होता था। उज्जैनी भूतल मार्गों के, ज़मीन पे मतलब रोड्स वगैरह के आसपास बसा हुआ था और रोड के थ्रू चले जाते थे। मुहारा आपका समुद्र तट में था, समुद्र के थ्रू चले जाते थे। मथुरा आपका व्यावसायिक और सांस्कृतिक था। सांस्कृतिक कैसे था बच्चा आपका, कि वहाँ पे मथुरा को जैसे पवित्र धरती मानी जाती है, ठीक है, कृष्ण जी की वहाँ पर, तो उसे सांस्कृतिक भी था आपका, व्यवसायिक भी था कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड भी किया जाता था, ठीक है, चीज़ों का। नगरीय आबादी में आपके संभ्रांत 2 टाइप के लोग होते थे बेटा आपके नगरीय आबादी में 2 टाइप के लोग मिलते थे आपके। संभ्रांत वर्ग हो गया और दूसरा हो गया शिल्पकार वर्ग। सम्राट वर्ग में बच्चा कौन हो गया आपके, अमीर लोग आ गए आपके, ठीक है, जो बड़े बड़े आपके हो गए लोग हो गए, अमीर हो गए जो।
सेकंड आपके हो गए शिल्पकार वर्ग, जो आपके होते थे कारीगर वगैरह, वो हो गए। संभ्रांत वर्ग क्या होता था, अमीर वर्ग होता था, संपन्न वर्ग होता था। राजा किलेबंद नगर में रहते थे। इन नगरों से खुदाई में सोने, चांदी, तांबे, हाथी दांत, कांस्य, शीशे जैसी तरह तरह के पदार्थ से बने गहने बर्तन आदि मिले। ठीक है बेटा, जो ये नगर थे ना बहुत ज़्यादा संपन्न थे, बहुत ज़्यादा समृद्ध थे। ठीक है, तो इनकी जब खुदाई की गई तो यहाँ पे बहुत ही अमूल्य चीज़ें मिली वहाँ पर खुदाई में। नगरों में धोबी, लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार, गुरु, व्यापारियों के में ये ब्यौरे मिलेगा। ठीक है, नगरों में कि धोबी भी हुआ करते थे, लिपिक भी हुआ करते थे, कुम्हार भी मिला करते थे। इन सब के भी आपके क्या मिले हैं वहाँ पर, साक्ष्य मिले हैं। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। जो उत्पादक हो गए आपके, व्यापार हो गए, उनका जो ग्रुप होता था, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, संघ कहा जाता था। कच्चे माल खरीद कर उनसे सामान बनाकर बेचते थे। लोग क्या करा करते थे बेटा, व्यापारी वगैरह हो गए, उत्पादक हो गए, कच्चा माल खरीदते थे, उनसे चीज़ें बनाते थे, फिर उनको बेचा करते थे। उप महाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। ठीक है, व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। व्यापार आपका उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया तक फैल गया। ठीक है बेटा, ये नहीं था आपका कि सिर्फ एशिया में व्यापार हो रहा था आपका, ये बहुत दूर दूर तक आपका व्यापार फैल गया था। व्यापार कैसे किया जाता था बेटा, बैलगाड़ी के थ्रू भी किया जाता था, पैदल चलकर भी किया जाता था, फेरी लगाने वाले भी होते थे, घोड़े भी हुआ करते थे, या खच्चर भी हुआ करते थे, घोड़े खच्चर के थ्रू भी क्या करा जाता था, व्यापार किया जाता था आपका। समुद्री मार्गों से भी यात्रा करते थे। व्यापार करने के लिए समुद्री मार्गों से भी यात्रा की जाती थी। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी आदि का व्यापार होता था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, जड़ी बूटी की मांग थी। ठीक है, रोमन साम्राज्य में बेटा जो हमारे यहाँ के, हमारे देश की जो काली मिर्च हो गई, आपकी जड़ी बूटियाँ हो गई, वो काफ़ी डिमांड होती थी उनकी। तो इन चीज़ों को, कपड़ा हो गए, धातु हो गए, जैसे हमारे सूती जो कपड़ा होता था, कॉटन क्लॉथ, इन सबको क्या करते थे, दूसरे देशों में, दूसरे साम्राज्य में यहाँ से व्यापार किया जाता था इनका। मैं थोड़ा सा बच्चा आपका सिक्के और राजा, सिक्के के चलन से व्यापार आसान हो गया। ठीक है, ओबियसली सिक्के के थ्रू आप व्यापार करेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। चांदी, तांबे के आहत सिक्के प्रयोग में लाए। सिक्कों को पीट कर कोई शेप दी जाती है। आहत सिक्के कैसे होते हैं, आहत मतलब जिनको आहत मतलब चोट पहुँचाई जाती है। ठीक है, जैसे कुछ मटेरियल हो गया, हमारा चांदी हो गया, तांबा हो गया, उसको पीट कर किसी भी शेप में गोल कर लिया, स्क्वायर शेप में कर लिया, रेक्टेंगल शेप में कर लिया। ठीक है, इस टाइप की शेप इनको दी जाती थी। ये सिक्के खुदाई में मिले हैं हमें। सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह भी होते थे। ठीक है, उन पर कुछ ना कुछ चिन्ह भी होते थे ताकि पता चले कि किस साम्राज्य से बिलोंग करते हैं, किस राजा के सिक्के हैं। सिक्के राजाओं द्वारा जारी किए जाते थे। शासक की प्रतिमा तथा राज नाम के साथ सबसे पहले सिक्के यूनानी शासकों ने जारी किए। अच्छा बेटा, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले सिक्के किसने जारी करे, सबसे पहले सिक्के किसने जारी करे, तो यूनानी शासकों ने जारी करे थे। ठीक है, सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। और अगर कोई पूछे कि सबसे पहले लोहे के सिक्के किसने जारी करे थे, वो किसने करे थे बेटा, आपके कुषाण राजाओं ने करे थे, कुषाण शासकों ने करे थे आपके। सबसे पहले सिक्के तो आपके यूनानी राज शासकों ने करे थे, और सबसे पहले सोने के सिक्के आपके कुषाण शासकों ने करे थे। मूल्यवान वस्तु के विनिमय में सोने के सिक्के का प्रयोग होता था। जो आपकी जो कीमती चीज़ें थी, ठीक है, प्रीशियस चीज़ें थी आपकी, उनके जब हम ट्रेड क्या करते थे, मतलब लेन देन क्या करते थे, तो किसका यूज़ करते थे हम, सोने के सिक्कों का। दक्षिण भारत में बड़ी तादाद में रोमन सिक्के मिले हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर जब खुदाई हुई है तो रोमन सिक्के काफ़ी सारे मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रोमन के बीच और हमारे बीच काफ़ी ज़्यादा व्यापार हुआ करता था, तभी रोमन के सिक्के हमारे पास आए थे यहाँ पर। सोने के सबसे आकर्षक सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। और अगर कोई ये पूछे कि सबसे आकर्षक सिक्के किसने जारी करे थे, कौन से, सोने के, तो गुप्त शासकों ने। गुप्त शासक इसलिए तो फेमस थे क्योंकि वहाँ पर सोने के काफ़ी आकर्षक सिक्के मिलते थे, हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्के कुषाण शासकों ने करे थे, और सबसे मतलब सोने के, और सबसे पहले सिक्के आपके यूनानी शासकों ने करे थे। 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया बेटा, आपको 6th सेंचुरी आते आते ये सिक्के बहुत कम मिलने स्टार्ट हो गए। दिस वन इज योर होमवर्क नाउ, यू हैव टू टेल मी कि रीज़न क्या था। ठीक है, व्हाट्स द रीज़न कि आपके जो 6th सेंचुरी के बाद आपके जो सिक्के थे वो मिलने कम वहाँ पर स्टार्ट क्यों हो गए थे।
ये बेटा आपका लास्ट पेज है, अभिलेख के ऐतिहासिक साक्ष्य। अब अभिलेखों के ऐतिहासिक साक्ष्य कैसे मिले आपके? इतिहासकारों ने अभिलेखों के अध्ययन से इतिहास लिखा। अब इतिहास ऐसे ही तो नहीं लिखा जाता बेटा, कुछ आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, कुछ आपके पास साक्ष्य होना चाहिए इसका। तो जो अभिलेख वगैरह मिले इतिहासकारों को, उन्होंने अभिलेखों को उठाया, उनको पढ़ा, तब उन्होंने इतिहास लिखना स्टार्ट करा। जो अशोक के अभिलेख मिले थे हमें बेटा, देवान प्रिय, आपका मतलब देवताओं का प्रिय है, और प्रियदर्शी मतलब देखने में सुंदर। तो दो अभिलेख अशोक के भी मिले हैं कि मतलब ये कहा जाता था कि देवताओं का बहुत प्रिय है अशोक, और प्रियदर्शी मतलब देखने में भी बहुत सुंदर है आपका। इतिहासकारों ने अभिलेखों की भाषा शैली समानता को देखकर अंदाजा कौन से अभिलेख एक ही शासक के हैं। तो इतिहासकारों ने ये भी पता लगाया बेटा, उनकी भाषा देखी, उनकी शैली देखी, उनकी समानता देखी, फिर ये देखा कि कौन से जो आपके अभिलेख है एक ही राजा के हैं। ठीक है, सब चीज़ों पर रिसर्च की गई, तब आपका इतिहास लिखा गया। अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब ये बच्चा आपके क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। आपका सीमा मतलब क्या हो गई आपकी? लिमिटेशन। कि आपके जो अभिलेख जो साक्ष्य जो मिले हैं उनकी लिमिटेशंस क्या है, उनकी सीमा क्या है? फर्स्ट पॉइंट आपका, शब्द हल्के उत्कीर्ण हो जो पढ़ने में समस्या उत्पन्न। अब जैसे मतलब होगा आपके जो अभिलेख वगैरह मिले, अगर उनमें वर्ड्स बहुत हल्के हल्के लिख रहे हो, ठीक है, कई साल पुराने होते थे, तो आपको जब सही से दिख नहीं रहा तो पढ़ोगे कैसे? ये उनको दिक्कत आती थी इतिहासकारों को। अभिलेख नष्ट हो जाए, कई बार आपका क्या होता था, अभिलेख नष्ट ही हो जाते थे। अभिलेखों के शब्द का वास्तविक अर्थ निकालना कठिन, कि कभी जैसे आपके पता नहीं किस किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे आपका, कई बार होता था कि वर्ड का मीनिंग ही नहीं समझ आता था कि इस पर कहना क्या चाह रहे हैं, इस वर्ड से मतलब क्या है। अभिलेख में हर बात अंकित नहीं की जाती थी, कि अब अभिलेख देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक राजा है, ठीक है, आपका पास कोई है जो आपके अभिलेख लिखता है। अब अभिलेख कैसे तो लिखेगा कि आज चलो बैठ गया, वो आपके बारे में उसने सब कुछ लिख दिया। अब आपके साथ कल कुछ हो जाए, परसों कुछ हो जाए, तो ये तो ना रोज़ अपना निकालेगा वो सामान और लिखना स्टार्ट कर देगा, उसको और कुछ काम ही नहीं है। ये तो ना था कि रोज़ रोज़ डेली बेसिस पे क्या आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या परेशानी आ रही है, क्या आपकी खुशी आ रही है, हर एक डिटेल लिखी जाएगी उसमें। ऐसा तो नहीं होता था। जो अभिलेखकार जो आपके होते थे, अभिलेख लिखते थे, बैठ गए और राजा के बारे में उसको मेन चीज़ें लिख दी। ये नहीं होता था कि हर एक चीज़ हर एक पॉइंट उनका लिखा जाएगा। इसलिए क्या हो गया था बेटा, हर एक बात उसमें अंकित नहीं की जाती थी अभिलेखों में। अभिलेख बनवाने वालों के विचारों को प्रकट करते हैं। तो ये क्या होता था, अभिलेख जो जिसके बारे में लिखा जा रहा है उसके सारे जो विचार वगैरह हो गए आपके, वो प्रकट करते हैं। तो ये बच्चा आपका एक ख़त्म है चैप्टर अब, और आगे कुछ भी नहीं है। आप अच्छे से पढ़िए। अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा।